है फेरोमोन्स। अच्छा देखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से जहाँ से फ्रेम होते हैं मैं वही बता दूँ। फेरोमोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इसको पहले टर्म किसने दिया था? फेरोमोन्स की डिस्कवरी की थी कार्लसन, डिस्कवर्ड बाय कार्लसन एंड लशर इन 1959 शायद, ठीक है 1959। और इन्होंने इसको दे कॉल्ड फेरोमोन्स को इन्होंने सेक्स अट्रैक्टेंट कहा था। इन्होंने कहा था कि जनरली कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बोल नहीं सकते, तो उनमें सेक्स के जो मतलब पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए फेरोमोन सिक्रेट होते हैं। लेकिन बाद में ऐसा देखा गया कि फेरोमोन्स का जो है इम्पैक्ट बहुत वाइड है, केवल और केवल सेक्स अट्रैक्टेंट नहीं है ये, बाकी ये क्या करते हैं, ये आपके, एक मिनट, ये आपके अदर फंक्शंस, जैसे बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ट्रेल फेरोमोन्स होते हैं, रिलीजर फेरोमोन, अलार्म फेरोमोन, ठीक है, तो बहुत सारे काम करते हैं। तो अभी हम देखते हैं, ये इनको सेक्स अट्रैक्टेंट कहा था। अच्छा, फेरोमोन जनरली क्या होते हैं? दे आर एक्टो हॉर्मोन्स, बेसिकली दे आर एक्टो हॉर्मोन्स। एक्टो हॉर्मोन्स का मतलब रिलीज आउटसाइड द बॉडी, रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी। पहली चीज फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो अगर आपको कभी हार्मोन और फेरोमोन में डिफरेंस लिखने को आ गया तो आप लिख सकते हैं हार्मोन एंडो मतलब हार्मोन से इनसाइड द बॉडी, ये आउटसाइड द बॉडी रिलीज होता है, बॉडी के अंदर नहीं रिलीज होता है, ठीक है। पहली चीज इसको समझ लीजिए कि इसका क्या मतलब है। तो एक्टो हार्मोन है रिलीज्ड आउटसाइड, जनरली दे आर क्या होते हैं, they are basically you can say derivative of स्टेरॉइडल हार्मोन या स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड के डेरिवेटिव होते हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी। तो देखिए, अगर आपको हार्मोन्स और एक्टो हार्मोन में अंतर लिखना हो या फेरोमोन्स में, तो बहुत सारे अंतर लिख सकते हैं आप। हार्मोन्स इनसाइड द बॉडी रिलीज होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ये बॉडी के बाहर रिलीज होते हैं। और सबसे बड़ी चीज, दे आर द केमिकल्स, या आप कह सकते हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक केमिकल कहते हैं इनको, इंट्रा स्पेसिफिक केमिकल। इंट्रा स्पेसिफिक केमिकल्स का मतलब है कि ये जो बॉडी के बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे और उसी सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये क्या रिसीव होते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फेरोमेन्स आर रिसीव्ड बाय ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के द्वारा रिसीव किए जाते हैं, ठीक। अब इसको समझते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता दूं। सेक्स अट्रैक्टेंट, जैसे सबसे पहले इसको बॉम्बिक्स मोराई में डिस्कवर किया गया था। तो जो फीमेल बॉम्बिक्स होती है, ठीक है, फीमेल सिल्क मॉथ होती है, वो ड्यूरिंग मेटिंग पीरियड जो होता है उस वक्त वो बॉम्बिकॉल करके एक फेरोमोन सिक्रेट करती है। तो बॉम्बिकॉल वो क्या कर देती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देती है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये सब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बातचीत नहीं कर सकते। जनरली ऐसा माना भी गया है कि फेरोमोन्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में है, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म मतलब मैमल्स में, और इसके अलावा इंसेक्ट में देखा गया है, ठीक है। क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म बातचीत कर नहीं सकते हैं, तो ये क्या करते हैं कि अपने बॉडी के बाहर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस सिक्रीट कर देते हैं जिससे कि उनका अगर मेल पार्टनर है वो उसको रिसीव करता है तो उसको पता चल जाता है कि दिस इज द टाइम ऑफ मेटिंग, तो मेटिंग क्या हो पाता है, कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। जैसे बॉम्बिक्स मोराई की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसको बॉम्बिक्स मोराई में डिस्कवर किया गया था। जो बॉम्बिक्स मोराई फीमेल मॉथ होती है, सिल्क मॉथ होती है, वो अपने बॉडी के बाहर एटमॉस्फेयर में बॉम्बिकॉल फेरोमोन सिक्रीट कर देती है। तो फिर मेल्स उसको क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं, मेल्स की बॉडी पे उसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं बॉडी सेल्स पे, तो फिर मेटिंग हो पाती है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे इंसेक्ट में देखा गया है इस तरीके का, जो जिप्सी मॉथ है उसमें जिप्लेवर करके फेरोमोन होता है, बहुत सारी चीज़। तो पहले तो हो गया कि ये सेक्स अट्रैक्टेंट है, ठीक। तो मतलब
जो कि क्या करने के लिए, कपुलेशन या मेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज़ है ये ट्रेल फेरोमोन्स भी होते हैं। ट्रेल फेरोमोन्स का मतलब जो पथ प्रदर्शक होते हैं, हिंदी में उसको पथ प्रदर्शक कह सकते हैं, कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे पता चला कि चींटी है, चींटी को आपने देखा होगा वो लाइन से जाती हैं, ठीक है, तो लाइन से जाती हैं तो कैसे पता चला कि बहुत सारी चींटियां हैं, कोई इधर काम कर रहे हैं, कोई बिखरे हुए हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा? तो जो भी चींटी वहां से गुजरती है वो फॉर्मिक एसिड करके एक फेरोमोन सिक्रीट कर देती है, फॉर्मिक एसिड उसको बोलते हैं। और उसके बाद हर एक जो चींटियां होती हैं उसको फॉलो करती हैं, उसको फॉलो करते हुए सेम उसी रास्ते से जाती है। तो ट्रेल फेरोमोन्स भी होते हैं। क्या होते हैं? ट्रेल फेरोमोन्स भी होते हैं, ठीक। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म, अच्छा आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि चींटियां ऐसे लाइन से जा रही हैं और आप बीच से उस लाइन को ऐसे कट कर देते हैं तो वो भटकना शुरू हो जाती हैं इधर उधर, है ना? क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट है वो कि वो एकदम कंटिन्यूअस होना चाहिए ट्रेल फेरोमोन, ठीक है, तभी वो कंटिन्यूअस उस पर जा सकती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे मतलब ऐसा सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जिनके यूरिन में फेरोमोन्स पाया जाता है, तो वो अपनी टेरिटरी भी डिसाइड करते हैं। तो वो जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास वो एक यूरिन मतलब वहाँ पे पास आउट कर देते हैं, जिससे वहाँ पे टेरिटरी डिसाइड हो जाता है। और टेरिटरी डिसाइड होता है का मतलब कि वो उसी के वो एरिया उनका है भाई, वहाँ पे और कोई एंटर नहीं होना चाहिए, ठीक। बहुत सारे एनिमल्स को आपने देखा होगा, जानवरों को, वो अपने खुर, आपने देखा होगा ये बात, वो अपने खुर क्या करते हैं, खुर जो उनके पाँव में होते हैं वो रगड़ देते हैं जमीन पे, रगड़ते रहते हैं ना। इसका क्या मतलब है? उनके खुर में, उनके हूफ्स में फेरोमेन्स वहाँ से रिलीज होता है, जिससे पता चलता है कि ये एरिया हमारा है। यहाँ पे जंगलों में ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जैसे शेर वगैरह होते हैं ना, तो फीमेल के लिए लड़ाई होती है, तो यहाँ पे क्या है, किसी एक पर्टिकुलर लॉयन का टेरिटरी है, तो वो क्या कर देता है, वहाँ पे खुर या फिर यूरिन पास आउट कर देता है। तो उससे दूसरे लॉयंस को पता चलता है कि ये पर्टिकुलर इसका है भाई, इसके अंदर नहीं जाना है, ठीक है। जाना है तो मतलब क्या करना है, या तो लड़ाई होगी या तो मरेंगे, यही चीज़ होता है, ठीक है। और भी सींगों में भी होता है। आपने बहुत सारे जानवर को देखा होगा, वो अपना सींग रगड़ते हैं। कहाँ पे रगड़ते हैं? पेड़ों पे रगड़ देते हैं, या जहाँ पे भी रहते हैं ऐसी कोई सॉलिड चीज़ है तो उस पर अपने सींग को रगड़ते हैं, वहाँ से भी फेरोमोन्स रिलीज होता है। अब वो सेक्स अट्रैक्टेंट भी हो सकता है, वो सुरक्षा के लिए भी हो सकता है, वो टेरिटरी डिसाइड करने के लिए भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी ऐसी मदर मैमल्स होती हैं जिनके लार में फेरोमोन्स होता है। वो एक अपनत्व की भावना को दर्शाने के लिए, जैसे आपने गाय भैंस को देखा होगा, वो अपने बछड़े को चाटती रहती हैं, है ना, तो उनके लार्स में फेरोमोन होता है, जिससे उनके बच्चे जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, ठीक है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर वो फीडिंग कर पाते हैं। जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, स्टार्टिंग में आपने देखते होंगे कि उनकी आंखें बंद होती हैं, ठीक है, फिर भी वो किस तरीके से मदर के को फीड करना स्टार्ट कर देते हैं। मदर उनको क्या करती हैं, सलाइवेट करती हैं, उनको चाटती रहती हैं, जिससे उनको पता चलता है कि ये मदर है। एक फेरोमोन और उनका उसकी वजह से एक सिग्नल जनरेट होता है, तो फिर मदर की तरफ आ पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम है तो फेरोमोन्स का जनरली फंक्शन कहाँ पे है? अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जो लोग बातचीत नहीं कर सकते, जो अपनी प्रॉब्लम, अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर सकते, अपनी डिज़ायर नहीं बता सकते, उनमें फेरोमोन। तो ह्यूमन में इसकी ज़रूरत तो है नहीं, ह्यूमन लड़ाई भी कर सकता है, डिज़ायर भी जाहिर कर सकता है, ह्यूमन यू कैन से कि बातचीत कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी आज भी ह्यूमंस के अंदर फेरोमोन्स की डिस्कवरी चल रही है, और ऐसा माना जाता है कि मेल के स्वेट में, मनुष्य के जो मेल होते हैं उनमें पसीने में फेरोमोन्स होता है, इसलिए एक उनको अलग सा एक अलग सी सुगंध होती है, सुगंध कह लो या जो भी कह लो, मेल में तो उनकी एक अलग खुशबू होती है, ठीक है, फेरोमोन्स। फीमेल के वेजाइनल फ्लूइड में भी ऐसा सपोज किया जाता है कि फेरोमोन्स पाया जाता है, जो अट्रैक्टेंट का काम करता है। तीसरी चीज़, आप लोग कभी ये चीज़ महसूस करते हो कि कभी आप भीड़ में हो और कहीं पे आपको लग रहा है कि आपको कोई पीछे से देख रहा है, आप पलट के देखते हो और सच में वो आपको देख रहा होता है, ऐसा बहुत बार होता है ना। तो वो ऐसा माना जाता है कि आपके बॉडी से एक फेरोमोन रिलीज होता है, जो कि उसकी बॉडी से रिसीव किया जाता है, ठीक है, और ये फेरोमोन का ही एक कॉन्सेप्ट माना जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे अभी बहुत सारी डिस्कवरी इस पर चल रही है, आगे अपडेट होता रहेगा। तो फेरोमोन्स एक्चुअली क्या हैं? ये एक एक्टो हार्मोन्स होते हैं, एक तरीके के, जो बॉडी के बाहर सिक्रीट होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक केमिकल्स माने जाते हैं। फेरोमोन्स आर रिसीव्ड बाय ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। ये अलार्म फेरोमोन्स भी होते हैं। अलार्म का मतलब कुछ
कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको अगर किसी ने मार दिया, सपोज करो, ठीक, आप जा रहे हो और आप जंगलों में अचानक से जा रहे हो और वहाँ पे कुछ दिन का आपका काम है या कुछ भी है, तो फिर आप वहाँ पे रहोगे तो वहाँ के जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको बहुत खतरा होता है आपसे, आपके पैर से दब गए, आपकी एक्टिविटी जो भी है, आप वहाँ पे जिस चीज़ के लिए भी गए हो, कौन सी डिस्कवरी कर रहे हो, क्या है, तो उससे बहुत सारे इंसेक्ट मारे जा सकते हैं। तो बेचारे क्या करते हैं, अगर कोई एक इंसेक्ट मरा, मरते मरते वो फेरोमोन सिक्रीट कर देते हैं। तो फेरोमोन सिक्रीट है तो उस वक्त उसको अलार्म फेरोमोन कहते हैं। तो अगल बगल के जो एनिमल्स होते हैं उनको, मतलब उन्हीं के सेम स्पीसीज के जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म है या जो इंसेक्ट हैं, उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ खतरा है, तो वो उस एरिया से भाग जाते हैं। ठीक, तो इसको अलार्म फेरोमोन्स कहते हैं। तो इसको थोड़े थोड़े चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जैसे फेरोमोन्स 2-3 तरीके का होता है। एक, इसको ब्रॉडली मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दे रही हूँ। एक तो रिलीजर फेरोमोन, रिलीजर फेरोमेन्स, ठीक, और दूसरा प्राइमर फेरोमेन्स। रिलीजर फेरोमेन्स और प्राइमर फेरोमेन्स। अच्छा देखिए, रिलीजर फेरोमेन्स वर्क इंस्टेंटली, बहुत तेजी से वर्क करते हैं ये, इंस्टेंटली, मतलब बहुत क्विकली ये, इनका लाइफ जो हाफ लाइफ है ना, हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, बहुत थोड़े टाइम का होता है। अच्छा, हाफ लाइफ से मुझे याद आ गया, हाफ लाइफ से मुझे याद आ गया एक और चीज़। यस, हाफ लाइफ से मुझे याद आ गया एक और चीज़, देखते हैं इसको। ग्रुप 1 का जो है ना, हाफ लाइफ ज़्यादा होता है, ठीक, और इसका हाफ लाइफ कम होता है। हाफ लाइफ जानते हैं ना, मतलब उसकी लाइफ यार, ठीक, लाइफ का मतलब, हाफ लाइफ का मतलब ये हो गया कि ये रिलीज, क्योंकि जो ये हार्मोन है ये ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं, मतलब ज़्यादा देर तक यू कैन से कि इनका लाइफ रह सकता है। तो ये मेम्ब्रेन के अंदर आराम से जाके वहाँ पे अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, लेकिन इनका हाफ लाइफ बहुत कम है। इनको जल्दी भाई रिसीव करो, मेम्ब्रेन के पास ही कहीं इनका रिसेप्टर होना चाहिए, नहीं तो ये डिजेनरेट हो सकते हैं। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई आपको, प्रोटीनिशियस हार्मोन। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे क्या बताया मैंने, हाँ, इनका हाफ लाइफ जो है वर्क्स इंस्टेंटली, हाफ लाइफ इनका शॉर्ट होता है क्योंकि तुरंत रिलीज होते हैं, तुरंत अपना काम वाम करके ख़त्म, और ये वर्क स्लोली, महीनों तक काम करते रह सकते हैं ये। स्लोली, स्पेलिंग मेरी बहुत ख़राब है, वर्क स्लोली, इनका हाफ लाइफ जो है ज़्यादा होता है। ठीक, अब इसी को मैं डिवाइड कर दूं कई सारे पार्ट में। एक तो सेक्स फेरोमोन्स है, सेक्स फेरोमोन्स, ट्रेल फेरोमोन्स, और टेरिटरी फेरोमोन्स, और क्या फेरोमोन्स, और अलार्म फेरोमोन्स। बाकी मैं ब्रॉडली कैटेगराइज कर रही हूँ, बहुत सारे और भी फेरोमोन्स लिख लीजिए, बहुत सारे और भी फंक्शन इनके हैं। लेकिन सेक्स फेरोमोन्स में सेक्स अट्रैक्टेंट का काम करते हैं। इसके एग्जांपल मैं लिख दे रही हूँ। एक फेरोमोन का नाम है बॉम्बिकॉल, जो कि बॉम्बिक्स मोराई से रिलीज होता है, बॉम्बिक्स मोराई। दूसरा जिप्लूर, जिप्लूर जिप्सी मॉथ से रिलीज होता है, जिप्सी मॉथ से। तीसरा, एक मिनट, कम हो जाओ भाई, तो मैं एक दिन इसको सीखती हूँ, पता नहीं क्या है इसमें, देखते हैं। अच्छा चलिए, तीसरा मैं यहीं पे लिखना चाह रही हूँ। तीसरा है मस्कोन, मस्क डियर। चौथा है साइटोन, साइवेट से रिलीज होता है। और पांचवा है बी सब्सटेंसेस, बी सब्सटेंसेस हनी बी से रिलीज होता है। हनी बी में भी देखिए फेरोमोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
जो फीमेल क्वीन होती है, मतलब फीमेल हनी बी, जिस जो रानी मधुमक्खी होती है, क्वीन होती है, वो बी सब्सटेंसेस सिक्रेट करती है। और बी सब्सटेंसेस सिक्रेट करने के बाद जब मेटिंग टाइम होता है, और इसमें एक स्वयंवर टाइप से होता है। जब आप पढ़ेंगे कौन साइंटिस्ट थे, कार्ल वॉन फ्रिश, हाँ कार्ल वॉन फ्रिश थे। उन्होंने बी डांस पे और बी के मेटिंग पे बहुत अच्छी स्टडी की थी, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। 2 तरीके के डांस होते हैं मधुमक्खी में, राउंड और वैगल डांस होते हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो उसमें क्या है ना कि जो मधुमक्खी होती है, हनी मतलब रानी मधुमक्खी होती है, जब मेटिंग करना होता है तो अपने छत्ते से बाहर निकलती है और तेज़ी से वो आसमान की तरफ जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पता नहीं, मेमोरी को क्या हो गया है मेरी, इसको हम लोग कहते हैं, एक जस्ट इसका नाम नहीं याद आ रहा। तो एक स्वयंवर टाइप से होता है इसमें। स्वयंवर जानते हैं ना, पहले महाभारत और रामायण वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने। तो क्या होता है, वो आसमान की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो उसको ड्रोन उसको चेज करते हैं, ड्रोन चेज करते हैं, और जो भी ड्रोन सबसे पहले उसको कैप्चर करता है वो इजैकुलेट हो जाता है, इनसाइड इजैकुलेशन, और उसके एब्डोमेन इतना, क्योंकि तेजी से चेज करता रहता है, उसके एब्डोमेन इतना तेजी से बर्स्ट हो जाते हैं कि वो मर भी जाता है, ठीक है। तो ऐसे सुख का क्या मतलब है, बेचारा मतलब जो है चेज करता है, और उसके बाद इजैकुलेशन के बाद तुरंत से ड्रोन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, अरे इसका नाम, चलिए मुझे याद आएगा, अभी हो सकता है याद आ जाए। तो सेक्स फेरोमोन, ट्रेल फेरोमोन, तो ये सारी चीज़ें हैं। ट्रेल फेरोमोन में जैसे आंट्स वगैरह हैं, टर्माइट्स हैं, ये क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं क्या, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। टेरिटरी फेरोमोन्स प्रेजेंट इन यूरिन, ठीक है, यूरिन में हो सकता है, हॉर्न्स में हो सकता है, हॉर्न से रिलीज हो सकता है, हुप्स मतलब खुर, जानवरों के खुर से रिलीज हो सकते हैं, और ये सींग से, खुर से, और ये फुटप्रिंट भी आ जाता है टेरिटरी फेरोमोन को यहाँ से। अलार्म फेरोमोन भी रिलीज होते हैं फॉर अलार्मिंग species of same या for organism of same species, प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक। इसको देख लीजिए। तो ये तो है रिलीजर फेरोमोन्स। रिलीजर फेरोमोन्स के बाद है प्राइमर फेरोमोन्स के बारे में मैंने आपको बताया कि प्राइमर फेरोमोन बहुत स्लोली जो है वो रिलीज होते रहते हैं, और जनरली इसके बारे में मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, ये वर्क स्लोली और रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ, नहीं इसको पहले इसको लिखिए, वर्क स्लोली लिखिए, इतना चीज़ लिखिए, फिर मैं इसको बता रही हूँ। हाँ, हनी बी वाला याद आ गया, उसको नुप्चियल डांस कहते हैं। क्या कहते हैं, नुप्चियल डांस। इसको कहते हैं, मतलब जब फीमेल हनी बी ऊपर जाती है और मेल उसको चेज करता है, उसको नुप्चियल डांस कहते हैं। क्या कहते हैं, नुप्चियल डांस। नुप्चियल डांस, देखिए इसको एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको बताया ना कि ये स्लोली वर्क करते हैं। जैसे ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे माइस को एक साथ रख के देखा गया है कि अगर एक माइस में एस्ट्रासाइकिल जानते हैं ना, जो नॉन ह्यूमंस में होता है या नॉन प्राइमेट मैमल में होता है। मैमल भी 2 तरीके के होते हैं, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स कौन कौन होता है, मैन, एप, मंकी,
और भी जो भी है आगे आपको बताएंगे। और जो नॉन प्राइमेट्स हैं उसमें एस्ट्रस साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होता है, एस्ट्रस साइकिल तो उसको हीट पीरियड भी कहते हैं। उस वक्त फीमेल रिसेप्टिव हो जाती है मेल के लिए, ठीक है। तो उसमें ऐसा देखा गया है कि अगर कोई एक कई सारे माइस को साथ में रख दिया जाए तो कोई एक माइस अगर एस्ट्रस साइकिल उसमें हो रहा है तो वहाँ से कुछ ऐसे फेरोमोन सिक्रीट होते हैं जो अदर माइस के एस्ट्रस साइकिल को प्रमोट करते हैं। तो धीरे 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 उनमें एस्ट्रस साइकिल जनरेट होता है। तो प्राइमर फेरोमोन्स का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बाकी ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए फेरोमोन्स के बारे में, ठीक। तो आज की क्लास मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। उससे जाते जाते मैं थोड़ा सा आप लोगों को, 1 मिनट इसको देख लीजिए। कीटोन्यूरिया ही रहेगा, कीटोन्यूरिया। तो चलिए बाकी आज की क्लास यहाँ पे बंद करते हैं। हार्मोन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इसमें वैसे भी मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी है, एक लेक्चर आधा हो चुका था, फिर दोबारा से मुझे इसको बनाना पड़ा है। तो बस आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग खूब आगे बढ़िए, सब लोग खूब मेहनत करिए, अपना जो भी अपना काम है ना उसको प्रायोरिटी दीजिए। अदर चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन इस वक्त ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे भी आपकी प्रिपरेशन कहीं जाने वाली नहीं है, कभी भी ये आपको हमेशा काम आएगी। आप आगे जाएंगे, जितना भी आगे जाएंगे ना, बहुत सारे जगहों पे आपको जो आपने एक डीप स्टडी या जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी करी है वो काम आती रहेगी। आप एक अच्छे टीचर भी बन सकते हैं, आप इसके अलावा और भी एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। तो एक बार अच्छे से प्रिपेयर करिए और मेरी मानिए तो हमेशा अपना डेली का काम पूरा किया करिए, ठीक है। अदरवाइज एक थोड़ा सा बर्डन सा हो जाता है तो फिर मन भी नहीं करता है ना, कि थोड़ा बोझ हो जाता है तो मन नहीं करता है पढ़ने का। तो आप सभी लोग खुश रहिए, कोई भी दिक्कत होती है आप ज़रूर बताइए, ठीक है। हमने आपको एक नंबर प्रोवाइड कर भी दिया है। आप एक्चुअली देखिए कब कुछ लोग कल अभी एक मैसेज आ गया था, मैंने कल देखा था वो मैसेज। तो जनरली मैंने मुझसे टिल नाउ अभी तक 1010 1012 स्टूडेंट ऐसे जुड़े हुए हैं। अब उसमें कम से कम नहीं कुछ तो 200 300 400 लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत। हालांकि जो जेएससी प्री के स्टूडेंट हैं वो अभी तो उनका सब्सक्रिप्शन वो पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं। तो उनको अगर अभी भी किसी किसी तरीके की दिक्कत होती है तो वो मैसेज करते हैं। अब मेरे पास क्या है, थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज होती है, बहुत सारे काम भी होते हैं, पढ़ना पढ़ाना, बच्चा, फैमिली वालों को भी टाइम देना, मतलब लॉट्स ऑफ जो है ना वर्क हैं। तो मैं जब फ्री होती हूँ तो मैसेजेस देख लेती हूँ। कुछ लोगों के मैसेजेस तुरंत देख लेते हैं, कुछ लोगों के बाद में देख पाते हैं। कभी रात में फ्री होके आप लोगों को रिप्लाई कर देते हैं। तो आप लोग नाराज़ मत हुआ करिए, क्योंकि मैं चाहती तो हूँ कि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, लेकिन थोड़ा सा देर सबेर हो सकता है, तो इसके लिए आप लोग नाराज़ नहीं हुआ करिए, ठीक। मुझे वैसे भी आज तक मेरे कॉन्टैक्ट में किसी का नाम तो लिखा नहीं है, मुझे पता ही नहीं चल पाता कि कौन मैसेज कर रहा है। बस हाँ, किसने मैसेज किया है उसका रिप्लाई मुझे दे देना है, उनका सोल्यूशन मुझे बता देना है। अब मैं मुझे एकदम किसी का भी नाम नहीं पता होता है। एक आध लोगों ने अपना नाम बताया हुआ है तो ठीक है, पता चला, बाकी और किसी का नाम पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो मेरी तरफ से ना बहुत दिक्कत तो आपको नहीं होगी। बस आप अपनी तरफ से मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, जितना हो सकता है उतना मेहनत करिए, अपना रोज का काम रोज करिए। सबसे प्राइमरी चीज़ आपका है जो जो आप कह सकते हो कि आपका जो फर्स्ट गोल है वो होना चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है तो फिर आप
अच्छी ऊंचाइयों पे जा सकते हैं, अच्छी चीज़ें मतलब अच्छे अच्छे एग्ज़ाम लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी में भी आएंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। और बाकी मेरी किसी भी बात को आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा। जैसे अभी उस दिन मैंने कह दिया कि आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, तो प्लीज़ मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए ना। आप जो चीज़ पढ़ रहे हो ना उसको थोड़ा सा डीपली देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा, जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो उसके आंसर उसी में होते हैं, ठीक है। अगर मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के आंसर हमारी नोट से आपको मिल जाएंगे, और जो चीज़ें नहीं मिलेंगी, मैं बार बार कहती हूँ कि जो चैप्टर आपका खत्म हो जाता है उसमें 2 पेज छोड़ दीजिए। उसके बाद जब हम लोग आगे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी। जो छोटी 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 चीज़ें छूटी होंगी वो सब आ जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ऑल द बेस्ट। आप लोग खुश रहिए, आप लोग खूब आगे जाइए, और आप जो भी परेशानी है वो शेयर कर सकते हैं स्टडी के रिगार्डिंग। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है।